देखिए, हमारा एक सिम्पटम होता है देश, काल, परिस्थिति और अवस्था। देश, काल, परिस्थिति और अवस्था। यानी कि जिस समय जिस भी व्यक्ति को सिम्पटम जहाँ का आ रहा है, वो किस जगह है, उस समय में उसके आसपास क्या वातावरण का है और उसके बाद में अचानक क्या वातावरण परिवर्तन तो नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर जुड़े हुए कुछ साथी हो सकता है महाराष्ट्र के हो, कुछ साथी हो सकता है गुजरात के हो और कुछ साथी हो सकता है कश्मीर के हो, कुछ उत्तर भारत के भी हो। तो अब कश्मीर के क्लाइमेट को, मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को, राजस्थान के क्लाइमेट को और महाराष्ट्र के क्लाइमेट को, गुजरात के क्लाइमेट को, जहां पे अभी बारिश हो रही है, इन सभी क्लाइमेट को हम एक जैसा नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर देश, काल और परिस्थिति, अवस्था का ध्यान रखना पड़ता है। जिस जगह पे है उस जगह का अचानक से कोई क्लाइमेट तो चेंज नहीं हुआ। अब उसमें किस मोमेंट के ऊपर उन्हें समस्या हुई, समय का तो आपने देख लिया कि भाई इस समय समस्या हुई। और वैसे होता क्या है, हम उस महीने पर, उस समय पर अगर ट्रीट कर देते हैं, दोनों में से किसी एक को आदान प्रदान करके, एक को हम ले करके ट्रीट कर लेते हैं, तो पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी समस्या ये आ जाती है कि हम जन्म के ऊपर भी काम करते हैं, जन्म के समय के ऊपर भी काम करते हैं, और ऐसे ऐसे रोग भी आ जाते हैं जो जन्म के समय और जन्म के महीने से मिलान नहीं कर रहे हैं। अगर वैसे रोग भी आ जाते हैं तो उसे कैसे डायग्नोज करना है, ताराचंद जी आप पुराने प्रशिक्षु हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। सभी साथी नए हैं और ये अभी उलझ जाएंगे अपनी बातों में ना। बता तो मैं दूंगा, लेकिन अभी पूरी जी तरह गुरुजी, से जी गुरुजी, बिल्कुल। सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये क्या बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो हम गो विज्ञान की जो हमारी बेसिक कक्षाएं चल रही है उसके प्रति चलते हैं, और मैं आपको इसका आगे अंतिम में इसका जवाब भी दे दूंगा, समय अगर उपलब्ध रहा तो। जैसे कि हमने समझा है, वात पित्त कफ को समझा है, और वात पित्त कफ के आधार पे हमने माना भी है कि ये पंचभूत शरीर जो है पंच महाभूत से बना है और पंच महाभूत से संचालित होता है। जिसमें हमने पंच महाभूत में क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, इसका हमने पूरा व्याख्यान देखा। और इसके साथ साथ हमने पूरी चीजों को लिया जो हमारे इस पंच महाभूतों में आती है। हमने इसके आधार पर रंगों का चयन भी किया था। रंगों का चयन जैसे हमने 7 रंग लिए थे, जिसमें हरा था, लाल था, ऑरेंज था, पीला था, सफेद था, ब्राउन था और नीला था। इन्हीं सप्त रंगों से हमारा इंद्रधनुष बनता है, और यही सप्त रंग हमारे बहुत सारे काम आते हैं। और दुनिया में अगर पूरी सभी जगह चले जाएंगे तो इन सप्त रंगों में सब कुछ रंग आ जाता है, सब कुछ समा जाता है। एक रंग ये कहता है कि मुझके मेरे अंदर कितने ही रंग आ जाए मैं समाहित कर लूंगा, यानी कि मैं उसकी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, मेरा कुछ नहीं रखूंगा। यानी कि सामने वाला का जो रंग मुझे दे दिया उस रंग को विजिबल करूंगा, मेरा अपना रंग को मैं छुपा दूंगा। उसे कहते हैं हम आकाश वाला रंग, और उसे कहते हैं हम सफेद रंग। व्हाइट कलर को आप देखेंगे तो उसके अंदर सारे कलर जाके बैठ जाएंगे, एक एक कलर बैठेगा तो एक एक कलर का वो सिम्टम बताएगा। किसी भी कलर को नाराज नहीं करेगा, किसी भी कलर से वो परेशान नहीं होगा, सारे कलर की विजिबिलिटी वो ऊपर दिखाएगा। और आकाश का हमने मनुष्य की अगर प्रकृति को देखा तो भाद्रपद और अश्विन में जन्मा हुआ व्यक्ति जो है वो सभी, वो अपने आप करता कुछ बहुत कुछ है, लेकिन वो श्रेय अपने बच्चे को देता है, श्रेय अपनी आने वाली पीढ़ी को देता है, होने वाली पीढ़ी को देता है, या उसके साथ में जो भी अग्नि तत्व वाला होता है 25-30 साल का या 35 साल के नीचे वाले व्यक्ति को वो अपना श्रेय देता है। यही व्यक्ति जिसके सपने बहुत ही ऊंचे होते हैं, बहुत ही आसमान छूने वाले सपने होते हैं, लेकिन ये व्यक्ति दूसरे ऊपर आधारित रहता है।
इस व्यक्ति का जन्म भी अगर समय के अनुसार माने तो रात के 3 बजे से लगा करके सुबह 7 बजे तक का होता है। अब सुबह 3 बजे से लगा करके सुबह 7 बजे तक को जो जन्मा हुआ व्यक्ति है, उसके सपने बहुत लार्जेस्ट होंगे, बहुत ही वाइड, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हो। उतने बड़े सपने होंगे। इसके बाद में हमने एक कलर और देखा था, जिसे हम ब्लैक कलर से जानते हैं, डार्क कलर में जानते हैं। ये कलर क्या कहता है? ये कलर ये कहता है जितने कलर आने देना है आने दो, मैं किसी को देखने नहीं दूंगा, किसी का प्रभाव नहीं आने दूंगा, सब कलर को मैं खा जाऊंगा। और वास्तविकता है, ब्लैक कलर के ऊपर कोई भी कलर गिर जाए, कोई कलर दिखाई नहीं देता। कभी कभी सफेद कलर थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी काले के अंदर, यानी कि पूरा रात पूरी काली है, काले के अंदर थोड़ा सा सफेद हो तो दिखाई देता, उसके अलावा कोई भी कलर नहीं दिखाई देता। बहुत डार्क कलर हो जाता है। और ये ब्लैक कलर किसका सिम्टम है? ये ब्लैक कलर जो जर्नी पूरा कर चुके हैं, लगभग लगभग एक्सपायर डेट में होते हैं, जिन्हें एक्सपायर डेट तो नहीं कहना चाहिए, 100 साल की उम्र है, लेकिन 60 के ऊपर वाली जो उम्र वाले होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ये है जल तत्व वाले। और जल तत्व वाले के पास में अनुभव बहुत होता है, और वो अनुभव के आधार पर वो सभी से सर्वोच्च श्रेणी में आते हैं, ऊंची श्रेणी में आते हैं। लेकिन उनके अंदर डर और भय बहुत रहता है, चिंता बहुत रहती है, और उस चिंता के कारण वो कहीं न कहीं आगे चलने वाले बच्चे और साथी जन, जैसे परिवार में कोई काम करना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है, तो उसे वो रोकने का प्रयास कर लेते हैं। और रोकने का ही नहीं, उसके पीछे 15 चीजें और लगा देते हैं, और 15 चीजों का अनुमान लगा करके वो बता देते हैं कि ये फलाने आदमी का लड़का, ये फलाने का व्यक्ति, इसने ये काम शुरू किया था और ये उसमें फेल हुआ। क्योंकि ये उनका अनुभव है, ये उनका व्यक्तिगत अनुभव है, ये उनका व्यक्तिगत अनुभव वो साझा करने में कभी नहीं चूकते, कभी नहीं चूकते। यही व्यक्तिगत अनुभव उन्हें लार्ज तक ले जाता है और कई सारे कामों को डिस्टर्बेंस भी कर देता है। लेकिन इसको अगर कहा जाए पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से, अगर कहा जाए कि भाई आपको हम जो है ये प्लानिंग बता रहे हैं और इस प्लानिंग के आधार पर हम काम करेंगे, तो वो पूरी तरह से करने के लिए तैयार है। लेकिन पूरी प्लानिंग, पूरा ब्लूप्रिंट जो है उनके सामने रखा होना चाहिए, और वो ब्लूप्रिंट के आधार पर काम करेंगे। ये था जल तत्व वाले का। और यही भय, कंपन या इस प्रकार के सिम्टम जो होते हैं वो जल तत्व वाले होते हैं। इसके अलावा हमने देखा था ग्रीन कलर। ग्रीन कलर यानी कि बच्चों वाला कलर। बच्चों का कलर कौन सा है? ग्रीन कलर हम इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर चंचलता बहुत भर भर के भरी हुई होती है, और यही चंचलता उसे एक्टिविटी यानी कि उसकी स्वभाव को दर्शाती है। यही चंचलता उसे यह कहती है कि भाई तू बच्चा है, तुम्हारी ताकत बहुत कम है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा ताकत से काम करने वाले में से हो। यही वायु तत्व वाले पौष और माघ महीने में जन्म हुआ होता है। ये पौष और माघ महीने में जन्म हुए वाला व्यक्ति ये वायु तत्व के होते हैं। और इतना ही नहीं, पौष और माघ महीने वाले जो जन्मे हुए व्यक्ति होते हैं, इनको अगर हम ये कह दें कि तुम्हें अगर गाड़ी चलानी है और सिग्नल पार करना है, कैसे करोगे? तो ये जो सिग्नल पार करने वाली स्थिति है, ये इनकी सबसे ज्यादा आगे होगी, यानी कि अधिकांश आगे निकलने में और स्पीड में ये सबसे आगे होंगे। इतना ही नहीं, आगे भी होंगे, चंचलता भी होगी, और ये बहुत ही जल्दबाजी वाले भी होंगे। इनका व्यवहार जो होता है वो बच्चों के जैसा होता है। ये चार्ट जो है, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये आज की कक्षा का और पिछले हुई कक्षाओं का मास्टर चार्ट है। मास्टर चार्ट ये इतना
प्रभावशाली है। इस चार्ट के अंदर अभी तक हमने जैसे मान लीजिए 5 कक्षाएं ली है, 7 कक्षाएं ली, किसी किसी ने 9 कक्षाएं ली, तो इन सारी कक्षाओं का रिजल्ट, इन सारी कक्षाओं का जो निचोड़ है वो इस चार्ट में है। 0 से 12 साल के बच्चे जो होते हैं वायु में होते हैं, और पौष और माघ में जन्मा हुआ व्यक्ति वायु में होता है। सुबह रात को 11 बजे से लगा करके 3 बजे तक जन्मा हुआ व्यक्ति वायु का होता है, चंचलता होती है। लेकिन ये व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तब पूरी तरह से उदासीन हो जाता है, इसकी हलचलें जो है सारी बंद होने लग जाती है, काम करना बहुत सुस्त हो जाता है, अचानक से सुस्त हो जाता है। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा भी ठीक हो गया ना, थोड़ा सा भी, तो उछल कूद करने लगता है। कौन? बालक। इसके अंग, मुख्य अंग कौन से हैं? इसके मुख्य अंग है यकृत और पित्ताशय, यानी कि जिसका एक्टिवेशन अंग यकृत और पित्ताशय है, वो जो है बहुत ही प्रगतिशील, बहुत ही गतिशील होते हैं और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, और बीमार होने पर अचानक से अपने आप को सुस्त भी महसूस करने लग जाते हैं, किसी की शरण में भी चले जाते हैं। यही फाल्गुन और चैत्र में जन्मे हुए व्यक्ति का हृदय और छोटी आंत होती है। दिन में 11 बजे से लगा करके 3 बजे तक जन्मे हुए व्यक्ति का जो कार्यरत अंग है वो हृदय और छोटी आंत होती है। ये कार्यरत अंग क्या है, किस प्रभाव से काम करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। हम चले चलते हैं, हम बाल्य अवस्था में हम जाते हैं तो हम पाते हैं एक विद्यालय में एक प्रिंसिपल होता है और दूसरा होता है वाइस प्रिंसिपल, यानी कि एक प्रधानाचार्य होता है और एक उप प्रधानाचार्य होता है। अब स्कूल की, उस विद्यालय की सारी जवाबदारी उन दोनों के ऊपर होती है। अब ये उप प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य कौन? यहां पर हम यकृत को प्रधानाचार्य मानेंगे और उप प्रधानाचार्य मानेंगे पित्ताशय। यहां पर हम हृदय को प्रधानाचार्य मानेंगे और उप प्रधानाचार्य मानेंगे छोटी आंत को, यानी कि जो छोटे अंग हैं वो उप प्रधानाचार्य के लेवल के हैं और जो बड़े अंग हैं वो प्रधानाचार्य के हैं। इसी के साथ साथ में हम ये भी समझ सकते हैं कि एक परिवार के अंदर एक वरिष्ठ आदमी जिसकी चलती है वो कौन है? वो है गुर्दा, वो है फेफड़ा, वो है तिल्ली, वो है मस्तिष्क, वो है हृदय, वो है यकृत। और इसके साथ में चलने वाला जिसे हम कह सकते हैं पित्ताशय, छोटी आंत, मेरुदंड, आमाशय, बड़ी आंत और मूत्राशय, ये अपने आप में एक जोड़ी लेकर के चलते हैं और अधिकांश काम जो है छोटे अंग कर लेते हैं। अगर इनके बस में नहीं रहता है तब ये बड़े अंग में चले जाते हैं। और जो महीना दिख रहा है आपको, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन, कार्तिक और अगन, इन महीने में जो बीमारी प्रथम बार जिस व्यक्ति को आ रही है, लगभग इन अंगों के कारण आती है। इसी के साथ हमने इसके साथ में जोड़ा हुआ है जो समय है वो अलग अलग, यानी कि समय जो है घड़ी के अनुसार हमने दिया हुआ है। घड़ी के अनुसार समय पिछली कक्षा में आपने सुना भी है और समझा भी है। 24 घंटे की घड़ी और 12 महीने की साइकिल के अनुसार हम पूरी तरह से व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में हमने ये भी समझा कि रसोई के अंदर, हमारी स्वयं पाक के अंदर कितने सारे स्वाद होते हैं, कितने सारे कलर होते हैं। अब कलर का भी हमने समझा। एक कलर वाला व्यक्ति हाईवे पर खड़ा है और हाथ दे रहा है लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुक रही, और एक कलर वाला व्यक्ति केवल इशारा कर रहा है तो BMW नहीं, मर्सिडीज भी रुक रही है और रेंज रोवर भी रुक रही है। दुनिया की बड़ी से बड़ी गाड़ी भी उसके केवल एक इशारे से रुक रही है। ये हमने कलर के विज्ञान को देखा, जबकि वो सामने वाला व्यक्ति, ड्राइवर या गाड़ी ओनर, मालिक, उसको जानता नहीं है और उसी दूसरे कलर से वो जानते हुए भी निकल जाता कि भाई मुझे तो अर्जेंट काम है, मैं तो जा रहा हूं, बाद में बात करेंगे इससे। ये स्थिति होती है कलर। एक कलर देख करके गाड़ियां चल जाती है, एक कलर देख करके
ट्रेन चल जाती, रेल चल जाती, एक कलर देख करके विमान उड़ जाता है, और एक कलर देख करके विमान को नीचे उतरना होता है, लेकिन उसको कलर नहीं दिखाई देता, यानी कि उसे हरा कलर नहीं दिखाई देता, तो वो ऊपर रेंगता रहता है, या फ्यूल कम होने पर वो समुद्र की तरफ मुंह कर जाता है, लेकिन वो नीचे नहीं उतरता एयरपोर्ट पर। ये किसका कमाल है? ये कलर का कमाल है। ये कलर इन्होंने यही कलर क्यों चुने? यही कलर चुनने के पीछे जो साइंस है, जो पीछे जो काम कर रहा है, ये इस प्रकार के भू विज्ञान के सिस्टम काम कर रहे हैं। और ये जो हमारे प्राचीन चिकित्सा के जो कलर चिकित्सा थी, जो आयुर्वेद चिकित्सा थी, जो वैज्ञानिक पद्धति से परिपूर्ण थी, लेकिन इसी कलर को ध्यान में रखते हुए आज आपने देखा होगा, पहले हॉस्पिटल वाले जन्म तारीख वगैरह कुछ नहीं मांगते थे, बायोडाटा कुछ नहीं मांगते थे, बस बोल देते क्या हो रहा और दवाई दे देते थे। आज पूरा बायोडाटा मांगते, कब का जन्म है, कब तुम्हें ऐसे हुआ, जैसे कि पुरानी हिस्ट्री मांगते। अब पुरानी हिस्ट्री किस कारण से? पुरानी हिस्ट्री इसी कारण से मांगते हैं कि आपको पोष माघ में क्या हुआ, आपको फाल्गुन चैत्र में क्या हुआ, आपको बैसाख जेठ में क्या हुआ, आपको आषाढ़ सावन में क्या हुआ, आपको 0 से 12 साल की उम्र में क्या हुआ, आपको 12 से 24 साल की उम्र में क्या हुआ, 24 से 36 साल की उम्र में क्या हुआ, 36 से 48 साल की उम्र में क्या हुआ। हाँ, इस उम्र के लक्षण 2-4 साल आगे पीछे हो सकते हैं, किसी के एडवांस में आ जाते हैं तो किसी के थोड़े लेट आते हैं, डिले आते हैं, ये उसके नेचर के ऊपर निर्भर करता है। ये पेशेंट और डॉक्टर के आमने सामने होने पर उसे पता चलता है, इससे पहले पता नहीं चलता। किसी भी ऑनलाइन पद्धति में या किसी भी ऑनलाइन स्थिति में इस चीज का पता नहीं चलता। पता चलता है जब व्यक्ति सामने होता है, जब व्यक्ति वार्तालाप कर रहा होता है, तब उसे पता चल जाता है कि ये किस तत्व का, किस उम्र का है, इसके सिम्टम लेट आए हैं या जल्दी आए हैं। जैसे एक बच्ची परिपक्व हो जाती है, एक बच्ची जब महिला बनती है तो उसे पीसीओडी वाला सिम्टम आता है। किसी किसी बच्ची को 9-10 साल में आने लगता है, किसी किसी बच्ची को 10-12 साल में, 14 साल में आता है, तो किसी किसी को 16-17 साल भी लग जाते हैं। ये सिम्टम को देख करके, इनकी क्रियाओं को देख करके हम अगर इलाज करें, हम अगर ट्रीट करें, तो आसानी से ठीक हो सकते हैं। हम थे अपने स्वयं पाक के अंदर, स्वयं पाक के अंदर अम्ल यानी कि अम्ल और खट्टा, कटु कड़वा, तीक्ष्ण तीखा, मधुर मीठा, कसाय कसला, नमकीन, ये 6 रस हैं। तीखा और कड़वा, खट्टा, मीठा, कशेला और लवण, नमकीन, ये 6 रस हैं। इन 6 रस के अलावा 7वां रस कोई नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना, जो अस्वस्थ होता है या उसे किसी भी प्रकार का अस्वस्थ होने के सिम्टम आते हैं, तो सबसे पहले वो जब सुबह उठता है, जब पानी पीता है बासी मुंह है, अब उसे पता चल जाता है, मुंह के अंदर जीभ घुमाता है तो उसके मुंह के अंदर या तो कड़वा स्वाद आता है, या खट्टा स्वाद आता है, या कुछ भी स्वाद नहीं आता। यानी कि उस व्यक्ति के मुंह के अंदर, जिह्वा के अंदर, अगर वो असहज है, अगर वो बीमार है, तो उसके अंदर स्वाद चेंज हो जाता है। कितना बढ़िया साइंस है। इसी साइंस को देख करके क्या ये जो विज्ञान है, ये आधुनिकता में है, पाई जाती है। मैं मानता हूं आधुनिकता आज भरपूर और अच्छी चल रही है। जी भ्राता जी बोलिए, नमस्ते जी। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या अर्जुन जी, मार साहब जी? जी धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न था ना? नहीं था ना? ठीक है, थोड़ा सा कक्षा को ले लेते हैं, फिर प्रश्न उत्तरी भी करेंगे। तो जो स्वाद है, एक स्वाद अलग से आता है और वो स्वाद हमें असहजता को दर्शा देता है। इसी प्रकार व्यक्ति को चलने में समस्या आती है, घुटने में समस्या आती है, तो घुटने में समस्या आने पर, चलने में समस्या आने पर उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, विभिन्न क्रियाएं हो सकती है। जैसे उसके जो चलने में दर्द हो रहा है, बैठने में दर्द हो रहा है, उठने में दर्द हो रहा है, खड़े होने में दर्द हो रहा है,
या सोने में दर्द हो रहा है, यानी कि हर एक दर्द की 5-5 क्रियाएं होती है। 5-5 क्रियाएं। ये सभी का सेम नहीं होता, लेकिन हम सभी के लिए सेम गोली लेते हैं, सेम ट्रीटमेंट लेते हैं। अब ये सेम ट्रीटमेंट कहां से काम आएगा? नहीं आता। ये समझने वाली बात है। हाँ, सिम्टम गायब करने होते तो सिम्टम तो फटाफट से गायब हो जाते हैं। हमने गांव में देखे हैं, कई सारे व्यक्ति बीमार हैं और वो चिलम पीते हैं। चिलम बोला, बस चिलम पीने के बाद हमें कितना भी काम करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मजे वाली बात है। देखो आप, एक मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं चिलम पीने की। चिलम पीना हानिकारक है, मैं जानता हूं, लेकिन क्या ड्रग्स खाना हानिकारक नहीं है? क्या गोली खाना हानिकारक नहीं है? दारू पीना खतरनाक है, सिगरेट पीना खतरनाक है, मुझे पता है, और लोगों को भी, जो पी रहा है उसे भी पता है। क्योंकि ये कुछ लोग लाइसेंस वाले हैं और कुछ विदाउट लाइसेंस वाले हैं। लेकिन एलोपैथी के अंदर सारी गोलियां लाइसेंस वाली है। आप बाहर से जाओ, अफीम लाओ और अफीम खाओ तो आपको पकड़े जाओगे और आजीवन कारावास में चले जाओगे। लेकिन वही आप गोली के फॉर्म में लेके आओ, किसी मेडिकल से लेके आओ, और उससे भी महंगी लेके आओ, 2 लाख रुपए किलो अफीम, बाजार भाव ओपन, जो ब्लैक में मिलता है, और वही चीज 4 लाख रुपए किलो मेडिकल में मिलती है, जो गोली के फॉर्म में आती है। नुकसान दोनों ही करती है। लेकिन अगर लिमिटेड अवस्था में, अगर व्यवस्थित अवस्था में जितनी जरूरत है उतनी ही दी जाए तो दोनों काम भी करती है। दोनों काम भी करती है। जैसे हमारे दादाजी कहा करते थे, हमारी दादी कहा करती थी कि भाई बेटा, जब तुम्हारे पिताजी बहुत मस्ती करते थे ना, तब हम इसे है ना राई के जितना, दाने के जितना खिला देते थे और फिर पूरे दिन खेत में काम करते थे, आधे दिन तक। अब लो मजे वाली बात, कोई टेंशन नहीं, सो गए वो लेकर के। आज भी कई जगह इस्तेमाल होती है और कई जगह दवाई के रूप में इस्तेमाल होती है, तो अच्छी बात है। अगर वो नशे के रूप में इस्तेमाल होती है तो बहुत गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। आइए हम चलते हैं हमारे स्वयं पाक में। स्वयं पाक में जो मैंने रस बताए हैं, वो रस आपके पूरी तरह से निरोगी करने में साक्षात्कार होंगे। कैसे निरोगी करने में साक्षात होंगे? अभी आपको सभी को पता है कि जब आप बीमार होते हैं तो या तो कड़वा मुंह होता है या खट्टा मुंह होता है। अगर आपका खट्टा मुंह हो जाता तो ये आप समझ लीजिए आपका वायु बढ़ चुका है, और वायु में पित्त बढ़ता है तब खट्टा और कड़वा मुंह होता है। क्या करें? गुंजन क्रिया कर लीजिए। 3 अंगुली अंदर डाल करके नमक वाला पानी पी लीजिए पहले गुनगुना, और 3 अंगुली डाल दीजिए। कितना भी बड़ा पित्त भड़क रहा हो, पित्त शांत हो जाएगा। जिस माता, जिस बहन, जिस भाई के छोटे छोटे फुंसियां हो रही है, शरीर के ऊपर दाग से हो गए हैं, फुंसियां इतनी हो रही है तो उसके हार्मोनल्स भी चेंज होने जा रहे हैं, वो कभी भी किसी भी दूसरे बाहरी हॉस्पिटल में जाएगा तो वो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन केवल वो गुंजन क्रिया करेगा तो कुछ ही दिन में, मतलब 7 से 10 दिन के अंदर, मुहासे, चेहरे के ऊपर कील चली जाएगी। इसमें भारत की अगर बात करें तो लाखों रुपए रोज के जा रहे हैं, रोज के, प्रतिदिन के लाखों रुपए जा रहे हैं। और काम क्या? गुंजन क्रिया। लेकिन आज स्थिति यह है कि जिसे नहीं करनी है वो कर रहा है, जिसे करनी है वो नहीं कर रहा। लोग रोज
आ करके निकाल रहे हैं, और लोग, एक लोखंड का यंत्र आता है, लोखंड के यंत्र को जीभ को छोल देते हैं पूरे दिन, सुबह सुबह उसके अंदर जो रस बना हुआ उसको निकाल देते हैं बाहर। बोला ये गंदा है। उस साथी से मैं कहना चाहता हूं, ये गंदा बनाने वाली मशीन जीभ को ही काट के निकाल दो ना बाहर। कोई गंदा वंदा पदार्थ नहीं बनता। और जब हमारे शरीर में कोई भी चीज गंदी आ जाती है तो शरीर उसे पल भर के लिए भी नहीं रखना चाहता, वो असहज कर देता है। मैंने देखा छोटी से छोटी लार इतने बड़े शरीर के अंदर, पैर के अंदर या हाथ के अंदर या इधर किधर भी थोड़ी सी चुभ जाएगी, थोड़ी सी, तो वहां से वो नाखून लगा करके निकालने का प्रयास करता है, और नहीं निकलती तो वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, वहां पर सूजन आ जाती है, वहां पर पकाव करके उसको बाहर फेंका जाता है शरीर के द्वारा। इतना आधुनिक शरीर, इतना व्यवस्थित शरीर, जो अपने आप में एक डॉक्टर है, अपने आप में एक डॉक्टर है, इस पे आप शक करते हैं। दूसरा, वात रोग की अगर हम बात करें तो वात रोग जो होता है वो जॉइंट के रोग कहे जाते हैं, और जॉइंट के पेन आना, यहां के पेन, जकड़न होना, या हड्डियों के किसी भी प्रकार के जॉइंट वाले रोग, इस रोग के लिए देसी गाय का घी, छाछ, देसी गाय की ताजा,